नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील साहब पत्रकार एसके पंकज। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, भाजपा, पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी, योगी आदित्यनाथ की पार्टी ने ऐसा चाल चला है कि विरोधी चारों खाने चित्त हो गए हैं और विरोधियों के जितने भी आरोप थे बीजेपी पर, उन सभी आरोपों पर तार्किक रूप से पूर्ण विराम लग गया है। इतना ही नहीं, बल्कि आज के इस चाल से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के अब सीएम बनने का सपना भी चूर चूर हो गया होगा और वो भी सोच रहे होंगे कि अब कौन सा मेरा आधार है जिस पर मैं सीएम बन पाऊंगा। आज बिहार के हर जिले में जिस तरह अपराध का नंगा नृत्य चल रहा है, जिस तरह जनता दल यूनाइटेड और राजद के कार्यालयों में कथित रूप से, जो सम्राट चौधरी ने कहा था, कथित रूप से जिस तरह से माफिया और गुंडे बैठे रहते हैं और सम्राट चौधरी कहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो गुंडे माफिया या तो नेपाल पकड़ लेंगे या मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, यानी उनका गया में पिंडदान कर दिया जाएगा, उनके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो सलूक बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में कर रही है। योगी मॉडल अपनाया जाएगा बिहार में भी। और मैं क्यों कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव के सीएम बनने का सपना अब चूर चूर होता हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि जब अपराधियों का नंगा नृत्य है, गुंडे माफियाओं का राज चल रहा है बिहार में, ऐसे में आरजेडी के पास या जदयू के पास सिर्फ एक ही आधार है जिसके आधार पर वो लोग चुनाव जीत सकते हैं। एक आधार है, वो है जातिवाद। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि अपने पार्टी के धन पशुओं को, धन पशु मैं उनको कहता हूं जो साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, साहित्य संगीत कला या विद्या से विहीन, ज्ञान से विहीन व्यक्ति जिसको शास्त्र पशु के समान मानते हैं, वैसे धनी और अमीर जाहिल आर्थिक अपराधियों को मैं धन पशु कहता हूं। उन धन पशुओं की बदौलत ये लोग क्या करते हैं कि इन धन पशुओं को छोड़ते हैं। आरजेडी, जदयू और कांग्रेस वाले हर जिले के 2-4-5 धन पशुओं को इनके राज्यसभा के, लोकसभा के सांसद या विधायक उनको ड्यूटी देते हैं कि तुम अपने जात की एक मीटिंग कराओ, उसमें जितना लगे चंदा दो, अगली पंक्ति पर तुम बैठो ताकि तुम्हारी बात तुम्हारी जाति के लोग माने। और ऐसे में ये लोग युवाओं को जो मूर्ख समझ रहे थे, इसी बात को मूर्ख समझने को 3 राज्य, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के युवाओं ने यह बता दिया कि तुम्हारा जातीय, जात पात का जातीय कार्ड खेलना, धन पशुओं के माध्यम से एक जाति के लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करना, अमीरों के माध्यम से, जो आर्थिक अपराधी हैं उनके माध्यम से, ये सब का सब धरा का धरा रह जाएगा। और युवा और महिला जो है, जहां एकजुट होकर के वोट दे देंगी, उस जगह युवाओं और महिलाओं के चहेते लोगों की सरकार बन जाएगी। दरअसल इन लोगों ने जातीय कार्ड खेलने के लिए कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चारों तरफ घूम घूम करके कह रहे थे कि जिस तरह से नीतीश कुमार जातीय जनगणना करा रहे हैं, उसी तरह से अगर 3 राज्यों में सरकार बनी तो जातीय जनगणना होगी, यानी हिंदुओं को जाति में बांट दिया जाएगा। अब जनता ने हरा दिया। जब जनता ने हराया तब एक मतलब कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी को जब जिताया और हर जगह के जात पात करने वाली पार्टी को हरा करके जब जनता ने सनातनियों को जिताया, तो सवाल उठने लगा कि क्या इन जाति पाति को हराने वालों के विरुद्ध जब सरकार बनेगी तो धन पशु जो पहले से बैठे हुए हैं या जो खानदानी अमीर हैं या और खरबपति लोग जो बैठे हुए हैं पहले से, उन लोगों को ही सीएम बनाया जाएगा। क्योंकि वोट तो जरूरी लोगों ने ले लिया जात पात के विरुद्ध, लेकिन अब सीएम जो होगा वो तो जाति विशेष को बनाया जाएगा। तो ऐसा भी नहीं हुआ। सीएम किसको बनाया गया? तो राजस्थान में जो वसुंधरा राजे सिंधिया राजघराने की बड़ी महारानी, वहां पे इंतजार कर रही थी कि उनके नाम की घोषणा होगी। वसुंधरा राजे सिंधिया जो अगली पंक्ति में थी उनको छोड़कर, फिर दूसरी पंक्ति में जो लोग थे उनको भी छोड़कर, तीसरी पंक्ति में खड़े ब्राह्मण जाति के उम्मीदवार भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की गई थी, जो बिल्कुल भी पुराने कत्तावर मजे हुए नेता या राजनेता नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के एक मामूली कार्यकर्ता है। पहली बार वो विधायक बने हैं, नया चेहरा है, पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रति लॉयल है, राष्ट्रवाद उनके रगों में है, वो एक आम कार्यकर्ता है, उनको सीएम बना दिया गया। अब ये ब्राह्मण जाति से है, जाहिर सी बात है। कुछ लोग कहेंगे कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो कि राजपूत जाति से आते हैं तो उनको बनाया गया, दूसरी तरफ पहले तो लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ राजपूत है तो ब्राह्मण लोग उनसे नाराज हैं, ब्राह्मणों को जो है वो दबा रहे हैं। जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ या इस तरह की बात वारदात हुई तो ब्राह्मणों को दबाने का आरोप लगाया गया। तो लीजिए, भजन लाल शर्मा जो ब्राह्मण जाति से हैं उनको बना दिया गया। और कुछ लोग कहेंगे कि बीजेपी तो फॉरवर्ड की पार्टी है, सवर्णों की पार्टी है, तो ये लोग सवर्ण को बना दिए। तो लीजिए, छत्तीसगढ़ में एक दलित विष्णुदेव राय को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव के रातों की नींद चली गई होगी और सीएम बनने का सपना चूर चूर हो गया होगा? क्योंकि तेजस्वी यादव के पास बड़ा वोट बैंक, यादव वोट बैंक बिहार में है और यादवों को यह कह के ये बरकरार रहे थे कि यादव लोग के हितैषी हम ही हैं। अब ऐसे में यादव परिवार से लालू यादव की पार्टी जितने दिनों से सत्ता में है उतने दिनों से एक भी दलित को सीएम नहीं बनाई, एक भी ओबीसी को सीएम दूसरे को नहीं बनाई। जब बनाई तो अपनी पत्नी को बनाई और अपने 9वीं फेल बेटा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाई, 5वीं पास
अपनी पत्नी को उन्होंने सीएम बनाया। तो जब यादव जाति में एक से एक विद्वान चेहरा पहले से मौजूद है तो सिर्फ एक ही परिवार को बनाया गया। चलिए मान लिया कि एक ही परिवार का है, कम से कम टाइटल में तो यादव है मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के, तो लीजिए भैया अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी गई है। तो इस तरह से विष्णु मोहन का भजन करिए। विष्णु हो गए छत्तीसगढ़ के, मोहन हो गए मध्य प्रदेश के और भजनलाल हो गए राजस्थान के। दलित, ब्राह्मण, ओबीसी तीनों समुदाय से एक बार में मुख्यमंत्री बना करके, और भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि न भारतीय जनता पार्टी केवल सवर्णों की पार्टी है, न भारतीय जनता पार्टी केवल दलितों की पार्टी है, न भारतीय जनता पार्टी केवल ठाकुरों की पार्टी है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सनातनियों की पार्टी है। और सच्चे सनातनी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट भी देते हैं और वो लोग लाइक भी करते हैं। अब ये तो हो गया भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने विरोधियों का मुंह बंद किया और उसने सच्चे समाजवाद को और सच्चे सनातनवाद को प्रदर्शित किया। इसमें मुंह की खानी किनको पड़ी? कौन लोग इसमें बेइज्जत हुए? एक तो वो लोग बेइज्जत हुए जो जात पात करते हैं, जो सनातन की नहीं बल्कि जातिवाद की बात करते हैं, और सबसे ज्यादा बेइज्जत तो इसमें अखबार हुए। ये वही अखबार है जिनके बारे में मैं अक्सर कहा करता हूं कि अब अखबारों का मात्र 3 काम रह गया है। कौन कौन से मैंने पहले भी बता दिया, यानी कोई काम नहीं रह गया, अब अखबार कोई नहीं पढ़ता है। कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि ये लोग उलूल जुलूल बात लिखने के आबादी हो गए। इन लोगों ने कयासों के बाजार में जितने 3 नाम मैंने मुख्यमंत्री के गिनाए उसमें से किसी का नाम नहीं दिखाया। और टीवी वालों का भी क्या कहना, सैटेलाइट चैनल वाले लोगों, इन लोगों ने भी जमकर कयास लगाए, जमकर जो है वो अनुमान लगाए, जमकर बहुत सारी बातें कहें, लेकिन कयास और अनुमान सब फेल हुए। और जो डिजिटल मीडिया के बंधुओं ने कहा था कि इस बार कोई नया चेहरा आएगा, वही हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के सामने 2 चुनौतियां बिहार के लिए बच गई हैं। पहली चुनौती तो यह कि जिस तरह से मुख्यमंत्री तीसरी पंक्ति में खड़े युवाओं को या तीसरी पंक्ति में खड़े लोगों को बनाया गया, उसी तरह तीसरी और चौथी पंक्ति से उठा उठा करके एमपी और एमएलए का भी टिकट दिया जाए। क्योंकि बीजेपी के भी बहुत सारे बूढ़े खुसट जो सांसद हैं उनसे जनता तंग आ चुकी है, जनता उनसे उब चुकी है, और वैसे ही बूढ़े खुसट विधायकों से भी जनता उब चुकी है। इसलिए लोग चाहते हैं कि अब युवाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट दे, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट दे भारतीय जनता पार्टी। धन पशुओं के चमचे जो हर जगह चौक चौराहे, किसी चाय की दुकान, कभी हरि जी के चाय की दुकान, कभी सिकंदर के पान की दुकान, कभी इसके दुकान, कभी उसके दुकान पर, चौक चौराहे पर, घूर के पास या गांव के चुंगला चौक पर बैठ करके गप्पे लड़ाने वाले और कहने वाले कि भूमिहार वोट तो इसको मिल जाएगा, 10-20% इधर उधर होता है, यादव वोट उसको मिल जाएगा, 10-20%, 5% इधर उधर होता है। ऐसे धन पशुओं को या धन पशुओं के चमचों को ये एक सबक है कि कोई जात पात अब नहीं चल रहा है, सिर्फ मोदी मैजिक चल रही है, राष्ट्रवाद चल रहा है, सनातन चल रहा है, और सबसे ज्यादा महिला और युवाओं का वोट चल रहा है जो बिल्कुल जात निरपेक्ष है, यानी वो जात पात नहीं देखते। महिला सशक्तिकरण देखती है और युवा तो जात पात बिल्कुल नहीं देखते। जय हिंद।